हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि अभी हम लोग क्लास 10 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पार्ट 1 देख चुके हैं और पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें हम 19वीं सदी में मुद्रण के बारे में बातचीत करेंगे। 19वीं सदी में साक्षरता में वृद्धि हुई और शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया, जिससे कि साक्षरता बढ़ने के साथ ही नए पाठक वर्ग का उदय हुआ और अधिक मात्रा में मुद्रित वस्तुओं की, अखबारों की, किताबों की जरूरत पड़ी। अब हम इसमें अगला पॉइंट लेते हैं 19वीं सदी में बच्चे, महिला और श्रमिक के रूप में। 19वीं सदी के अंत में यूरोप में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया, जिससे पाठकों की श्रेणी में बच्चे भी शामिल हो गए। जब शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया तो पाठक वर्ग में बच्चे भी शामिल हो गए, अर्थात बच्चों को भी पाठ्य सामग्री की आवश्यकता होने लगी। वह भी मुद्रित वस्तुओं के उपभोक्ता में आ गए। 19वीं सदी में महिला पाठकों और लेखिकाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई। पैनी मैगजीन्स या एक पैसिया पत्रिका का प्रकाशन विशेष रूप से महिलाओं के लिए किया गया, क्योंकि ये उचित व्यवहार और घर की देखभाल करने में परिपूर्ण थी। गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाओं का प्रकाशन किया जाता था। जैन ऑस्टिन, ब्रांट बहने, जॉर्ज इलियट आज इस काल की महत्वपूर्ण लेखिकाएं थी, जो कि अपनी लेखनी के माध्यम से उस समय बहुत बड़ा योगदान दिया। 19वीं सदी में इंग्लैंड में इन पुस्तकालयों का उपयोग सफेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों, दस्त मीन्स हाथ से कार्य करने वाले मजदूर और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने में किया जाता था। ऐसे मजदूर जो शिक्षित नहीं थे, प्रशिक्षित नहीं थे, उनको प्रशिक्षित करने के लिए भी पाठ्य सामग्रियों का उपयोग किया गया, जिससे कि वे और सहजता से और निपुणता से अपने कार्य को संपादित कर सकें, संचालित कर सकें। बच्चों की प्रेस। जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने कई सालों तक किसानों के बीच से लोक कथाएं एकत्र की। लोक कथाएं क्या है? ऐसी कथाएं जो लोगों में प्रचलित हों, जिसको कि आप अपने फैमिली मेंबर से, परिवार के सदस्यों के द्वारा सुनते आते रहते हैं। तो ऐसी कहानियों को ग्रैम बंधुओं ने एकत्र किया, कलेक्ट किया और उनको कलेक्ट करने के बाद 1812 ईस्वी में प्रकाशित किया। फ्रांस में 1857 ईस्वी में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया, जिसमें बच्चों के लिए
परियों की कहानियां और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया। नए तकनीकी परिष्कार, नेक्स्ट पॉइंट है आपका। 19वीं सदी के बीच में न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति से चलने वाले बेलनाकार प्रेस का निर्माण किया। ऐसा प्रेस बनाया बेलनाकार रोलर के माध्यम से, जो कि शक्ति से अर्थात इंजन या मोटर जैसे आधुनिक है ना। तो ऐसे प्रेस का आविष्कार किया, जिससे प्रति घंटे 8000 प्रतियां छापी जा सकती थी। ये बेलन वाला शक्ति चालित जो प्रेस आया, उससे 1 घंटे में 8000 प्रतियां छापी जा सकती थी। यह छपाई समाचार पत्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी था। 19वीं शताब्दी के अंत में ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस विकसित हुआ, जो एक समय में 6 रंगों की छपाई कर सकता था। ये प्रिंटिंग प्रेस जो अभी आपके मार्केट में भी उपलब्ध है, यह मैक्सिमम एक साथ 6 रंग को मिला करके किसी भी छपाई को कर सकता था। नेक्स्ट है आपका भारत का मुद्रण संसार। उन्नीसवीं शताब्दी में किताबें बेचने के लिए कुछ नई रणनीतियां सम्मिलित की गई, जिनमें प्रमुख उपन्यासों को धारावाहिक रूप में, श्रृंखला के रूप में छापा गया। जैसे हम आपको ये चैप्टर भी पढ़ा रहे हैं, अभी पार्ट 1 बताया था, अभी पार्ट 2 चल रहा। उसी तरह जो नॉवेल्स, उपन्यास लिखे गए, कहानियां लिखी गई, इनको सीरियल वाइज छापा गया। आजकल आपके टेलीविजन पे भी सीरियल आते हैं। इस तरह से एक उपन्यासों की एक श्रृंखला बनाई गई। 1920 के दशक में इंग्लैंड में लोकप्रिय किताबों को एक सस्ती श्रृंखला, सीलिंग श्रृंखला के अंतर्गत छापा गया। भारत का मुद्रण संसार। मुद्रण युग से पहले यहाँ सूचना और विचार लिखित रूप में होते थे। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। मुद्रण से पहले जो भी लिखित कार्य थे, उनकी एक समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। पांडुलिपियां महंगी होती थी तथा ये जल्दी से नष्ट भी हो जाती थी। पांडुलिपियों को बहुत सावधानी से पढ़ना होता था, इसलिए उनका व्यापक दैनिक सदुपयोग मुश्किल था, कठिन था। वे बहुत ही जल्द नष्ट हो जाया करती थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग सबसे पहले 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के द्वारा गोवा में किया गया। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी भाषा में अनेक पुस्तकें छापी।
1674 ईस्वी तक इनके द्वारा कोंकणी और कन्नड़ भाषा में लगभग 50 किताबें छापी गई। कैथोलिक धर्म प्रचारकों ने 1579 ईस्वी में कोचीन में पहली तमिल किताब और 1713 ईस्वी में पहली मलयालम किताब छापी। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें कई प्राचीन किताबों का अनुवाद था। जेम्स ऑगस्टन हिक्की का योगदान। ब्रिटिश कंपनी द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के क्षेत्र में पहल 17वीं सदी के अंत में किया गया। कंपनी द्वारा कई प्रेसों का आयात किया गया। ब्रिटिश संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 ईस्वी में प्रथम साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट का संपादन किया गया। 1780 में बंगाल गजट, जो कि साप्ताहिक हफ्ते में निकलने वाली, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रिकाएं आज भी आती हैं, दैनिक तो पेपर हो गया, तो यह जो पत्रिका थी, यह पत्रिका बंगाल गजट जो थी, यह साप्ताहिक अर्थात हफ्ते में एक बार निकलती थी। यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से मुक्त निजी अंग्रेजी उद्यम था। इसमें दासों की बिक्री जैसे कई महत्वपूर्ण तथा अंग्रेज अधिकारियों की आपसी बातचीत भी छापी जाती थी, जिससे क्रोधित होकर तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया था। 8वीं सदी के अंत तक अनेक ब्रिटिश व हिंदुस्तानी पत्र पत्रिकाएं व अखबार छपने लगे थे। प्रथम भारतीय पत्रिका गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट थी, राजा राम मोहन राय के करीबी थे। ये भट्टाचार्य जी जो थे, ये राजा राम मोहन राय के समकक्ष थे, करीबी थे। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मुद्दों को लेकर बहुत बहस होती रही। छपी हुई पुस्तिकाओं और अखबारों ने न केवल विचारों का प्रचार प्रसार किया, बल्कि गहन मुद्दों को मूर्त रूप भी प्रदान किया। इसी समय समाज व धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच सती प्रथा, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्त पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तीव्र वाद विवाद होने लगा। 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी को प्रकाशित किया, जिसके विरोध में रूढ़िवादियों ने अपने विचारों को समाचार चंद्रिका में प्रकाशित किया। उत्तरी भारत में 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुस्लिम पाठकों को दैनिक जीवन जीने के तरीके और इस्लामी सिद्धांतों की उपयोगिता को समझाने के उद्देश्य से अनेक फतवे जारी किए। 1980 के दशक में अनेक पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। इनमें लखनऊ की नवल किशोर प्रेस और बंबई की श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुख्य रूप से शामिल है, जिन्होंने भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक पुस्तकों को प्रकाशित किया। प्रिंटिंग प्रेस ने न केवल विभिन्न धर्म संप्रदायों के बीच मतभेद उत्पन्न किए, बल्कि इसमें
आपस में जोड़ने और राष्ट्रीयता के विकास को भी साकार किया। ये जो पत्र पत्रिकाएं थी, इन्होंने एक दूसरे के प्रति केवल वाद विवाद ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के विचारों को जानने समझने का, उनके पास जाने का भी बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया। एक उनको जो है माहौल उत्पन्न किया जिसमें कि लोग एक दूसरे को जान सुन सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रकाशन के नए स्वरूप का विकास। प्रिंटिंग प्रेस के पूर्ण विकास से प्रकाशन के क्षेत्र में नए नए लेखन की आवश्यकता होने लगी। उपन्यास के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक विषयों, गीत, कहानी, सामाजिक राजनीतिक विषयों पर लेख विश्व के सभी पाठकों की मांग बन गए थे। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने तस्वीरें बनाई। बाजार से सस्ती तस्वीरें और कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों और दफ्तरों को सजाया करते थे। जब बाजार में नए नए कैलेंडर आ गए तो गरीब मजदूर भी अपने घरों में लगा करके घरों को सजाया करते थे, उनका डेकोरेशन कर लिया करते थे। नेक्स्ट है महिलाएं और मुद्रण। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ महिलाओं को शिक्षित करने लगे। जो उदारवादी पुरुष थे, पति थे, वे अपने पिता अपनी पुत्रियों को और पति शादी के उपरांत अपनी पत्नियों को शिक्षित करने के लिए उनकी शिक्षा पर ध्यान देने लगी। 19वीं सदी के अंत में जब शहरों में स्कूल स्थापित होने लगे तब महिलाओं को स्कूल भेजा जाने लगा। कई पत्रिकाओं ने महिलाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की आवश्यकता को बार बार रेखांकित किया। अनेक महिलाओं ने मुद्रण संस्कृति में अपना महत्वपूर्ण योग दिया। उनमें से कुछ प्रमुख थी रस सुंदरी देवी। यह रस सुंदरी देवी पूर्वी बंगाल में एक बहुत ही रूढ़िवादी विचारों वाले परिवार में एक युवा विवाहित लड़की थी। ये रसोई की गोपनीयता में पढ़ना सीखा। रसोई घर में, किचन में धीरे धीरे छुप छुप करके पढ़ना सीखा। परिवार का विरोध हो रहा था, परिवार रूढ़िवादी था, वह महिलाओं की पढ़ाई पर, शिक्षा पर ध्यान नहीं देता था या उसका विरोधी था। लेकिन ये जब शादी होने के बाद अपने नए घर आई तो इन्होंने रसोई घर में पढ़ना सीखा और 1876 में अपनी आत्मकथा आमार जीवन लिखा। रस सुंदरी देवी ने अपनी आत्मकथा आमार जीवन लिखा। कैलाश वासनी देवी 1860 के दशक में कुछ महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया, जैसे कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती है तथा उन्हें कैसे कठिन घरेलू कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है और उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। 80 के दशक में महाराष्ट्र की ताराबाई शिंदे और
पंडिता रमाबाई जैसी महिला लेखकों ने ऊंची जात की हिंदू महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं के दुखी जीवन के विषय में लिखा था। बेगम रोकेया सखावत हुसैन वर्ष 1926 में प्रसिद्ध शिक्षाविद और महिलाओं को शिक्षा से रोकते हुए पुरुषों को अस्वीकार कर दिया था। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृत पहले विकसित हो गई थी, परंतु गंभीरता से हिंदी की छपाई की शुरुआत 1870 के दशक में प्रारंभ हुआ। 20वीं शताब्दी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। इनमें महिलाओं की शिक्षा, विधवा जीवन, विधवा विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। पंजाब के राम चड्ढा ने महिलाओं को आज्ञाकारी पत्नियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखा। खालसा पुस्तिका सभा ने इसी प्रकार का संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं प्रकाशित की। बटाला केंद्रीय कलकत्ता में एक क्षेत्र था जहां उपन्यास और धार्मिक ग्रंथों सहित विभिन्न प्रकार की लोकप्रिय किताबें प्रकाशित की गई। ये किताबें बहुत सस्ती थी और इन पर काठ की तख्ती एवं लिथोग्राफी रंगों की सहायता से तस्वीरें बनाई जा रही थी। प्रिंट और गरीब जनता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिंट और गरीब जनता। 19वीं सदी के अंत तक मद्रासी शहरों में किताबें सस्ती हो गई थी, जो गरीब वर्ग के लोगों के लिए भी आसानी से उपलब्ध हो रही थी। 20वीं सदी के प्रारंभ में बड़े शहरों, कस्बों तथा संपन्न गांवों में सार्वजनिक पुस्तकालय खोले गए। सार्वजनिक पुस्तकालय वह स्थान होता है जहां पर बहुत सारे पेपर्स, मैगजीन्स या पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है और वहां समाज का कोई भी व्यक्ति विशेष जा करके अध्ययन कर सकता था। तो किताबों का दाम कम होने से, सस्ती उपलब्धता के कारण उस समय बड़े बड़े नगरों, शहरों और कुछ उच्च वर्ग के यहाँ सामूहिक वाचनालय भी खुल गए थे, जिनका उपयोग लोग ज्ञानार्जन के लिए करते थे। ये पुस्तकालय प्रतिष्ठा के प्रतीक थे, जो लोगों की किताबों तक पहुंच को सुनिश्चित कराते थे। इस तरह से गरीब जनता के पास भी किताबें पढ़ने का मौका मिल जाता था। नेक्स्ट है प्रिंट और जाति। 19वीं सदी के अंत तक जाति भेद से संबंधित पुस्तिकाओं का प्रकाशन भी किया जाने लगा। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी 1871 में पुस्तक में जाति प्रथा के अत्याचारों पर प्रकाश डाला। 20वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मद्रास में E.V. रामास्वामी नायकर ने भी अपनी कृतियों के द्वारा जाति प्रथा का विरोध किया। जातियों में जो भेदभाव, ऊंच नीच की भावनाएं विद्यमान थी, इन लेखकों ने, बुद्धिजीवियों ने इन पर अपने लेख लिखे। इनके अंतर को, भेदभाव को कम करने का प्रयास किया। कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने वर्ष
1938 में अपने लेख छोटे और बड़े सवाल द्वारा जाति और वर्गीय शोषण पर विरोध के स्वर बुलंद किए। वर्ष 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक मिल मजदूर ने सच्ची कविताएं नामक एक लेख लिखा। प्रिंट और प्रतिबंध। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कानून पास किए। 1835 ईस्वी में गवर्नर जनरल बैटिंग को अंग्रेजी और स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों द्वारा तत्काल याचिकाओं का सामना करना पड़ा। वह प्रेस कानूनों को संशोधित करने के लिए सहमत हुए। उदारवादी औपनिवेशिक अफसर थॉमस मैकाले ने नए कानून भी बनाए जो पूर्व की स्वतंत्रता को बहाल करते थे। और आपका इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट है प्रेस। 1857 विद्रोह के बाद, जो 1857 आपका स्वतंत्रता संग्राम भी है, तो 1857 का जो विद्रोह था, स्वतंत्रता संग्राम जिसको हम आप कहते हैं, उसके बाद प्रेस की क्या भूमिका रही, तो हम देखते हैं 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति नए कानूनी प्रावधान भी शामिल किए गए। आयरिश प्रेस कानून के आधार पर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया, जिससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रिपोर्ट और संपादकीय को सेंसर करने का अधिकार मिल गया। इसके अंतर्गत अखबार को बंद करने तथा मशीनों को छीनने का प्रावधान शामिल था। दमन नीति के बावजूद राष्ट्रवादी आलोचना को खत्म करने की कोशिश का विरोध जारी रहा। वर्ष 1907 में पंजाब के क्रांतिकारियों को काला पानी भेजा गया, जिसके विषय में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक अखबार में अपनी हमदर्दी को जताया। परिणाम स्वरूप भारत में व्यापक विरोध हुआ। उस समय प्रेस पर पाबंदियां लगाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिसके कारण प्रेस को बंद किया जा सकता था या उसमें संशोधन किया जा सकता। और इसी के साथ आपका यह चैप्टर मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम अगले दिन मिलेंगे।